हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से यूपी बोर्ड के, बिहार बोर्ड के, एमपी, राजस्थान, किसी भी बोर्ड के हैं, क्लास 12th में पढ़ रही हैं तो आपके लिए चैप्टर नंबर 2 का बहुत ही शानदार सा सेशन लेकर हाजिर हैं। फर्स्ट चैप्टर हमने 2 लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन, शानदार, ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट कर लिया था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लेकर कवर कर रहे हैं थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल के साथ एकदम शानदार तरीके से। तो इस तीसरे लेक्चर में इस हमारे फर्स्ट बुक के स्वागत है एक बार फिर से रसायन विज्ञान के बोर्ड परीक्षा वाले सारे प्रश्न करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो देखिए हमारा चैप्टर नंबर 2 है। कौन सा चैप्टर है? हमारा चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। अब चैप्टर नंबर 2 में कितने नंबर के? 7 नंबर, 7 मार्क्स, हम 7 मार्क्स के पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर से 7 नंबर आप पक्के हो जाएंगे आपके। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस चैप्टर का कह रहा है 3 धात्विक आयनों एक्स वाई जेड की मानक अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रम से 0.52 माइनस इतना और इतना है, तो धातुओं की अपचयन क्षमता का क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर यक्स का मान कितना दिया है? यहाँ पर यक्स बराबर दिया है प्लस 0.52 वोल्ट, फिर y बराबर दिया है माइनस 0.30 माइनस 3.03 वोल्ट, फिर z बराबर दे दिया कितना? माइनस 1.18 वोल्ट। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या? अपचयन क्षमता, यानी जो हमारा अपचायक क्षमता होता है, अपचायक क्षमता, अपचायक क्षमता कब बढ़ता है? क्षमता कब बढ़ेगा? अपचायक क्षमता कब बढ़ेगा? जब वोल्ट क्या होगा? कम होगा, यानी वोल्ट कम अपचायक क्षमता अधिक। तो वोल्ट कम अपचायक क्षमता अधिक, तो कह रहा अपचयन क्षमता का क्रम, तो सबसे अधिक वोल्ट जिसका होगा, जिसका सबसे अधिक सबसे कम वोल्ट है, तो सबसे कम वोल्ट वाई का है। तो सबसे कम वोल्ट क्या है? ये वाई का है। तो इसकी अपचायक क्षमता क्या? सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा क्या होगा? वाई का होगा। तो वाई वाला यहाँ पर बी में दिख रहा है। फिर उससे थोड़ा सा अधिक क्या है? जेड का है। तो उससे अधिक क्या है? वो एक्स का है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर राइट। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट एकदम शानदार तरीके से। तो अपचायक क्षमता बढ़ेगा यदि क्या होगा? वोल्ट कम होगा। तो वोल्ट का मान कम, अपचायक क्षमता अधिक। तो बढ़ते हैं आगे, और ये आपके यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में। तो यूपी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा रो की एसआई इकाई क्या होती है? रो आर बराबर होता है क्या? रो यल बटे ए। तो रो यल बटे ए, जहाँ रो हमारा क्या है? प्रतिरोधकता है। रो हमारा क्या है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता हमारा रो क्या है? यहाँ पर प्रतिरोधकता है। तो प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होगा? ओम ए यल अपान ए यल, यानी क्या हो जाएगा? ए मीटर से ऊपर मीटर कट जाएगा, बचेगा मीटर, यानी रो का मतलब क्या होगा? ओम मीटर। तो ओम मीटर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। और कह रहा किसी गैल्वानिक सेल में लवण सेतु को हटाने पर सेल का वोल्टेज क्या होता है? ये हमारा क्या? लवण सेतु हटाने पर सेल का वोल्टेज क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या होगा? कह रहा गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल में क्या होते हैं? दो अलग अलग बीकर होते हैं। दो अलग अलग बीकर में क्या होते हैं? अलग अलग छड़ रखी होती हैं। दो अलग अलग बीकर में क्या होती है? अलग अलग छड़ रखी होती हैं। दो अलग अलग बीकर में अलग अलग छड़ रखी होती है। दो अलग अलग बीकर में क्या होती है? अलग अलग छड़ रखी होती है। अलग अलग छड़ रखी होती है। तो क्या यहाँ और ये क्या होता है? लवण सेतु से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे से लवण सेतु से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो लवण सेतु से जुड़े थे, यदि क्या करेंगे? लवण सेतु को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? अचानक क्या होगा? इनमें धारा प्रवाहित शून्य हो जाएगा, यानी क्या होगा? धीरे धीरे घटेगा नहीं, तीव्र गति से घटेगा नहीं, अपरिवर्ती रहेगा नहीं, यानी क्या होगा? अचानक शून्य हो जाता है। तो अचानक क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए करा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। जो हमारा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो हमारा प्लेटिनम धातु क्या क्या होता है, अधिक होता है। तो मानक हाइड्रोजन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन से क्या कहते हैं, तुलता कर देते हैं। तो प्लेटिनम धातु के लिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, 0.0 वोल्ट होता है। तो 0.0 वोल्ट होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो करा मोलर चालकता का मात्रक। तो मोलर चालकता का मात्रक यानी क्या हो जाएगा, कप्पा। कप्पा का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये तो क्या चालकता हो गई। और मोलर चालकता का होता है, मोलर चालकता का मात्रक होता है हमारा ग्रीक लैम्डा mc। मोलर चालकता का मात्रक होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यानी साइमन इनका मतलब क्या होगा, ओम इनवर्स यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर मोल इनवर्स यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। ये तो हमारा क्या होगा, चालकता हो गया कप्पा। तो बढ़ते हैं आगे। फिर करा निम्न में से कौन द्वितीयक सेल का उदाहरण है। कौन द्वितीयक सेल का उदाहरण है, शुष्क सेल नहीं, ईंधन सेल नहीं, मरकरी सेल नहीं, यानी सीसा संचायक सेल क्या होता है, द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है। इसमें लेड की छड़ होती है PbO2 ये बिलियन में, और यहाँ पर क्या होता है, लेड की छड़ होती है, लेड ऑक्साइड की परत इस पर जम जाती है। फिर यह क्या होता है 38% इसमें क्या होता है H2SO4 का यूज किया जाता है। 38% H2SO4 का क्या किया था, यूज किया जाता है सीसा संचायक सेल में। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। कर Al ट्रिपल प्लस में Al तक अपचयन में फैराडे की आवश्यकता क्या है। तो एल्युमिनियम 3+ से एल्युमिनियम तक अपचयन में फैराडे यानी एल्युमिनियम पर क्या +3 आवेश है से क्या करना है, हमें Al पर क्या करना है, 0 तक लाना है। तो कितना हो जाएगा, इसमें 3 फैराडे यानी 3F यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 3 फैराडे की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे इसी के साथ। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 4 धातुओं ABCD के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः इतना 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 तथा इतना है। 3 धातुओं की घटती हुई सक्रियता यानी अपक्रियाशीलता का क्रम। तो मतलब सक्रियता, घटती हुई सक्रियता यानी ए का दिया है कितना, ए का दिया है +1.5 वोल्ट, बी दिया है -2.0 वोल्ट, सी दिया है +0.34 वोल्ट और डी दिया है -0.76 वोल्ट। ए बी सी डी। तो कह रहा घटती हुई सक्रियशीलता। तो सबसे कम सक्रिय क्या होगा हमारा, सबसे अधिक सक्रिय क्या होगा, जिसकी वोल्ट क्या होगा सबसे कम होगा वो सबसे अधिक सक्रिय होगा। तो जिसका कम सबसे कम वोल्ट वह क्या होगा, सबसे अधिक सक्रिय। तो सबसे अधिक सक्रिय बी होगा और उससे कम क्या होगा, डी होगा और उससे कम सी होगा और उससे कम ए होगा। तो बी डी सी ए यानी ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा राइट। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। जो अभिक्रिया दी गई है इस अभिक्रिया के इस सेल के क्या करना है, हमें विद्युत वाहक बल इस दी गई सेल अभिक्रिया के लिए क्या करना है, विद्युत वाहक बल यानी EMF की गणना करनी है। EMF की गणना करनी है। तो आइए EMF की इसके गणना करते हैं। तो हमारा दिया क्या, जिंक क्या सॉलिड है और 2Ag+ एक्वस है को क्या करें,
एक साथ क्रिया कराने पर हमें जिंक डबल प्लस और Ag क्या होता है, सॉलिड मिलता है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से EMF निकालने के लिए फार्मूला होता है EMF बराबर EMF, यानी हमारा क्या EMF है, यानी सेल का EMF के लिए हमारा हो जाएगा फार्मूला बराबर हो जाएगा E नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान N इंटू लॉग एनोड बटे कैथोड, लॉग एनोड बटे कैथोड, एनोड बटे कैथोड, एनोड बटे कैथोड, लॉग एनोड बटे कैथोड हमारा आ जाएगा एनोड की सांद्रता बटे कैथोड की सांद्रता। एनोड और कैथोड की क्या करेंगे, सांद्रता यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारा ई नॉट सेल का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ से हम ई नॉट सेल का मान निकालेंगे। तो ई नॉट सेल का मान पहले निकाल लेते हैं। ई नॉट सेल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ई नॉट क्या होगा, ये हमारा इतना दे दिया है 0.6 और यहाँ पर दे दिया क्या Ag प्लस, Ag के लिए हमारा कितना दे दिया है, ये 0.8 वोल्ट। तो इसके लिए हमको निकालना है ई नॉट सेल के लिए हमारा क्या हो जाएगा ई नॉट सेल बराबर ए प्लस 0.80 वोल्ट। तो इसका निकालेंगे माइनस क्या करेंगे, फिर हम माइनस 0.76, इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे, माइनस यहाँ लिख देते हैं, इसमें से हो जाएगा हमारा माइनस 0.76, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो हो जाएगा हमारा कितना 0.80 प्लस 0.76, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 8 7 15, यानी 1.56 वोल्ट। तो हमारा ई नॉट सेल का मान निकल कर आ गया। और यहाँ से अब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा ई नॉट सेल का मान लिखेंगे कितना 1.56 माइनस 0.0591 0.0591 बटे एन का मान यहाँ पर कितना है। तो एन का मान कितना है हमारा, यहाँ पर 2 है, यहाँ जिंक डबल प्लस है ना, तो एन का मान कितना है हमारा 2। जिंक से क्या होगा, जिंक डबल प्लस बन गया, तो क्या होगा हमारा एन का मान 2 हो गया। तो यहाँ एनोड की सांद्रता कितनी है 1 और कैथोड की सांद्रता भी क्या है 1 है। तो दोनों की सांद्रताएं क्या है, समान है। तो एनोड की सांद्रता 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे log 1/1। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा log 1 का मान कितना होता है, log 1 का वैल्यू होता है 0। तो टोटल हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और EMF यहाँ से निकल कर आ जाएगा कितना 1.56 वोल्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर निकल कर आ गया एकदम। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं इसके साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कोलराउस का नियम क्या है। तो कोलराउस का नियम क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो आइए कोलराउस का नियम लिखते हैं। सबसे पहले कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम का नियम। तो कोलराउस का नियम क्या है, तो कह रहा है किसी वैद्युत अपघट्ट की किसी वैद्युत अपघट्ट की वैद्युत अपघट्ट की सीमांत मोलर चालकता अनंत तन्यता पर की अपघट्ट की अनंत तन्यता पर सीमांत मोलर चालकता अनंत तन्यता पर सीमांत मोलर चालकता
अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता किसी वैद्युत अपघट्य की अनंतता पर सीमांत मोलर चालकता यानी ग्रीक लैम्डा एम नॉट को क्या कहते हैं? सीमांत मोलर चालकता। उसके विलयन में धनायन व ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के समान होती है। चालकता के योग के बराबर होती है। चालकता के योग के समान होती है। योग के समान या बराबर होती है। योग के समान होती है। तो हमारा लिख सकते हैं यहाँ से ग्रीक लैम्डा नॉट यदि हमें क्या करना है? NaCl की क्या करना है? हमें सीमांत मोलर चालकता निकालना है NaCl। तो हमारा हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट Na प्लस लैम्डा Cl माइनस ग्रीक लैम्डा इनफाइनाइट। इनके क्या होता है कि विलयन के धनायन व ऋणायनों के योग के बराबर हमारा निकल कर आ गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं इसके अनुप्रयोग। तो इसका अनुप्रयोग पूछा है ना, तो अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो पहला हो जाएगा अनुप्रयोग, दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात की जाती है। इससे क्या कर सकते हैं हम? दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात की जा सकती है। घट्टियों की सीमांत मोलर चालकता ज्ञात की जाती है। और दूसरा अनुप्रयोग हो जाएगा, वियोजन की मात्रा का निर्धारण होता है। इससे क्या होता है? वियोजन की मात्रा का निर्धारण होता है। वियोजन की मात्रा का निर्धारण होता है। तो वियोजन की मात्रा का निर्धारण होता है, यानी अल्फा बराबर हो जाएगा यहाँ से, अल्फा बराबर होता है ग्रीक लैम्डा m⁻c अपान कितना हमारा हो जाएगा ग्रीक लैम्डा m नॉट। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन का रहा, निर्नष्ट समीकरण क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। तो निर्नष्ट समीकरण क्या है? तो यानी नष्ट समीकरण क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध को लिखिए। तो हमारा निर्नष्ट समीकरण होता है क्या?
हमारा है निर्नष्ट समीकरण। नष्ट समीकरण, तो नष्ट समीकरण हमारा है ई इलेक्ट्रोड। ई इलेक्ट्रोड बराबर होता है ई नॉट इलेक्ट्रोड। ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 0.0591 अपान n इंटू लॉग 1 अपान mn प्लस। तो हमारा यहाँ से निर्नष्ट समीकरण हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये नष्ट समीकरण हमारा लिख मिल गया। अब इसके जो भी हैं हमारा क्या है, ये हमारा जो ये इलेक्ट्रोड है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। ये हमारा इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड विभव। और हमारा ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये हमारा क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव। और हमारा n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये हमारा n क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या, n हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन के विलयन की सांद्रता। तो हमारा ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विलयन की सांद्रता। इलेक्ट्रॉन के विलयन की सांद्रता, इलेक्ट्रॉन के विलयन की सांद्रता की सांद्रता की सांद्रता, विलयन की सांद्रता, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विलयन है उसकी सांद्रता। तो हमें उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा मोलर चालकता को समझाइए। फिर कह रहा 0.02 मोल प्रति लीटर KCl विलयन से भरे सेल का प्रतिरोध 480 ओम है, तो विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मोलर चालकता के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले मोलर चालकता, तो हमारा मोलर चालकता हेडिंग लिखेंगे मोलर चालकता। तो मोलर चालक होता क्या है, तो मोलर चालकता दो प्रकार का होता है। मोलर चालकता कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है ग्रीक लैम्डा MC, इसे कहते हैं क्या, मोलर चालकता। ये हमारा क्या होता है, मोलर चालकता। और एक होता है ग्रीक लैम्डा M0, इसे कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। इसे कहते हैं सीमांत मोलर चालकता। ये हमारा क्या होगा, सीमांत मोलर चालकता। अब हम मोलर चालकता की परिभाषा लिखेंगे, किसी वैद्युत अपघट्य के, किसी वैद्युत अपघट्य के, किसी वैद्युत अपघट्य के, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम मोल अपघट्य के 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल, किसी वैद्युत अपघट्य के 1 ग्राम मोल विलयन के आयतनों, मोल विलयन के आयतनों, विलयन के आयतनों, आयतनों में, विलयन के आयतन में 1 ग्राम मोल के विलयन के आयतन में
घोलने पर, आयतन में घोलने पर, तन में घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता, घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता, प्राप्त विलयन की चालकता, प्राप्त विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, को मोलर चालकता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोलर चालकता कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक हमारा कोई डाउट नहीं होगा। तो अब हमारा यहाँ पर दिया है, ए सी का मान यहाँ पर दे दिया, सी बराबर इतना दे दिया है, और हमारा सेल स्थिरांक यानी एल बटे ए का मान दे दिया है। तो मोलर चालकता हमें ज्ञात करना है। तो मोलर चालकता सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे आर बराबर। तो हमारा आर बराबर होता है, तो कप्पा का मान हमें निकालना है। तो हमारा आर बराबर होता है, सबसे पहले आर बराबर होता है 1 कप्पा इंटू एल बटे ए। तो हमारा रो एल अपान ए होता है। तो हमारा 1 कप्पा, तो हमारा आर का मान कितना दिया है? 480। तो हमारा कितना दिया है यहाँ पर? आर का मान कितना दे दिया है? 480 दे दिया है ना। ये आर बराबर यहाँ से दे दिया है 480 ओम। तो आर बराबर 1 कप्पा गुड़े एल बटे ए का मान कितना दिया है? 1.29। तो कप्पा यहाँ आ जाएगा और इतना नीचे यहाँ जाएगा। तो हमारा कप्पा बराबर निकल के आ जाएगा यहाँ से 1.29 बटे 480। तो ये हमारा आ गया। अब क्या पूछ रहा है यहाँ पर? विलयन की मोलर चालकता पूछ रहा है। तो विलयन की मोलर चालकता होता है ग्रीक लैम्डा एम सी बराबर होता है कप्पा गुड़े 1000 बटे सी। तो हमारा ग्रीक लैम्डा एम सी बराबर हमारा हो जाएगा 1.29 बटे 480 गुड़े 1000 बटे सी का मान कितना है? 0.02। तो अब यहाँ से हल करेंगे तो हमारा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पर दशमलव से दशमलव हट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 48 दूना 96, 129 गुड़े 100 बटे 96, यानी हमारा आ जाएगा कितना? आ जाएगा 1 पॉइंट कहाँ आएगा? हमारा आ जाएगा 129 से 96 लगभग 100 के बराबर हो रहा, हमारा आ जाएगा 100 भाग देने पर 134.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल इनवर्स। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप कीजिएगा और इसके हम नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शानदार तरीके से कराएंगे। तो अगर सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।